वेलकम टू अमित जैन पी। मैं हूं अमित चौहान। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जियोग्राफी के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो हाल ही की कई परीक्षाओं में आयोग द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? पहला है अरुणाचल प्रदेश, ये तो उसका पड़ोसी राज्य है। फिर है पश्चिम बंगाल, यह भी सटा हुआ है। सिक्किम, ये भी सटा हुआ है। बचा मिजोरम, ये जो है कि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है और यह भूटान की सीमा से दूर है। मिजोरम की जो सीमा है वह म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। मिजोरम के जो पड़ोसी राज्य हैं भारत के, वो है त्रिपुरा, फिर इधर असम और फिर बगल में नागालैंड। ये 3 राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है। बाकी 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा है असिस्टेंट टाउन प्लानर के एग्जाम में जीएस के रूप में। बढ़ते हैं आगे। यह डिस्क्रिप्शन है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और फिर बिहार। इसमें सबसे बड़ा जो है वह है आंध्र प्रदेश। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,62,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास में है। ये सबसे बड़ा है इसमें। फिर है बिहार, इसका लगभग 94,000 किलोमीटर के आसपास में इसका वर्ग क्षेत्रफल है। 94,000 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसका लगभग 83,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास में इसका एरिया है। फिर लास्ट में है असम, इसका लगभग 78,000 के आसपास में वर्ग किलोमीटर में इसका स्थान है, 78 के आसपास में। तो इस हिसाब से सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर असम हो जा रहा है। मतलब फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड और फिर थर्ड, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा है मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी वाले एग्जाम में जीएस के रूप में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ राज्य का नाम दिया हुआ है। सबसे ऊपर राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। हालांकि ये बीच में से पूछ लिया है तो बीच वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है बताना। बाकी ये शुरू वाला तो सबको ही याद रहता है, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। उसके नीचे वाला जो है कि ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल रहता है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित युग्मों, दक्कन ट्रैप दिया हुआ है, इसकी विशेषता, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाला खोजना है हमें। पहला है ऊपरी ट्रैप की मोटाई, यह लगभग 450 मीटर है, तो ये बिल्कुल सही है। यह महाराष्ट्र और उसके मुंबई वाले क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब मुंबई के तटीय क्षेत्रों में। फिर है निम्न ट्रैप की मोटाई, यह लगभग 150 मीटर है, यह बात भी बिल्कुल सही है। फिर है मध्य ट्रैप की मोटाई, यह लगभग 1200 मीटर है। देखिए बीच में सबसे मोटा था और ये 1200 मीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट में है ट्रैप के मध्यवर्ती तल सागरीय पादपों और जंतुओं के अवशेष जीवाश्म, यह वाला गलत दिया हुआ है। यहाँ जो सागरी लिखा है यह गलत लिखा है। सागरी मतलब समुद्र, और मध्यवर्ती तल में समुद्र नहीं है, यहाँ पर नदियाँ हैं, झीलें हैं, समुद्र नहीं है। बाकी के आगे की लाइन जो है पादपों और जंतुओं के अवशेष जीवाश्म यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन ये सागरी शब्द लिखकर इसको गलत कर दिया है। तो इस हिसाब से हमारा जो डी वाला ऑप्शन है ये गलत हो जा रहा है, बाकी सारे सही हैं। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जा रहा है। यह सवाल आयोग ने प्री में 2024 में पूछा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। देखिए थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, ये दक्कन ट्रैप क्या होता है। जब जमीन की दरारों से पिघला लावा बाहर निकलकर एक के ऊपर एक जमता गया तो सीढ़ी जैसे चट्टानें बन गईं। लावे के लगातार बहने के बीच जब कुछ समय का विराम आता है तब वहां नदियां और झीलें बन जाती हैं। बाकी वो लास्ट वाला ऑप्शन क्यों गलत था उसके बारे में लिखा है। इन झीलों और नदियों के आसपास जो पेड़ पौधे और जीव जंतु थे वे अगली बार लावा आने पर नीचे दब गए। चूंकि नदियों और झीलों यहाँ पर मीठे पानी होती है, इसलिए यहाँ मिलने वाले जो जीवाश्म है वह स्थलीय है, मतलब कि मीठे पानी के, ना कि समुद्री। इसलिए डी वाला हमारा गलत था। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ऊपरी ट्रैप की मोटाई लगभग 450 मीटर, यह सही दिया हुआ था। यह हिस्सा मुख्य रूप से महाराष्ट्र और मुंबई के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
मतलब जब लावा सबसे अंत में ऊपर जमना शुरू हुआ तो उसकी ऊपरी परत की मोटाई लगभग 450 मीटर बनी। फिर दूसरा है, निम्न ट्रैप की मोटाई लगभग 150 मीटर है। यह भाग नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश और पूर्वी इलाकों में पाया जाता है। यह सबसे शुरुआती और नीचे की परत है। इनमें किनारे के इलाकों में लावा का फैलाव कम था, इसलिए इसकी मोटाई केवल 150 मीटर के आसपास ही है, इसलिए यह भी सही है। मध्य ट्रैप की मोटाई लगभग 1200 मीटर है। यह मालवा के पठार और मध्य भारत के क्षेत्र में फैला हुआ है। मध्य भारत में लावा बहुत अधिक मात्रा में जमा हुआ था, जिससे इसकी मोटाई और फैलाव सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है, इसलिए यह भी ठीक था। और फिर लास्ट में था, ट्रैप के मध्यवर्ती तल लावे की दो परतों के बीच बना यह शांत समय था। यहाँ बहने वाला पानी समुद्र का नहीं बल्कि नदियों और झीलों का था, इसलिए यहाँ सागरी जीवाश्म नहीं थे। यहाँ पर जमीन और मीठे पानी के पेड़ पौधे और जीवों के अवशेष मिले थे ट्रैप के मध्यवर्ती तल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मानक समय निम्न में से किस मध्याह्न द्वारा निर्धारित किया गया था? मध्याह्न मतलब देशांतर। इसका सही उत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस के एग्जाम में। आइए इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। ये भारतीय मानक समय जो लिखा है, इसका क्या मतलब है? भारत का जो देशांतरी विस्तार है, यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। मतलब ये जो भारत है, इसका यहाँ वाला से एकदम बाएं तरफ से लेकर एकदम दाहिने तरफ तक। सबसे बाएं कौन है? गुजरात है। और सबसे दाहिने तरफ कौन है? यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितना? 2 घंटे का अंतर है। इसलिए समय के अंतर और भ्रम से बचने के लिए भारत के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा को पूरे देश के लिए मानक देशांतर माना गया है। मतलब कि ये भारत है, इसके बीच में से इसे कर दिए। ये जो मानक रेखा है, इसी रेखा को भारतीय मानक समय मान लिया गया। और ये कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट। यह जो देशांतर लाइन है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है पता है? वो थी ग्रीनविच से, जो कि ब्रिटेन में पड़ता है। वहाँ से भारत तक आने में लगभग 5.5 घंटे का अंतर आ जाता है। और ये जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है उत्तर प्रदेश, फिर नीचे मध्य प्रदेश, फिर और छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ऐसे करते हुए गुजरती है ये 5 राज्यों से। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं आगे। चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं भारतीय मानक समय क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ही क्यों चुना गया, और ये फिर 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं आगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन कह रहा है कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। तो ऐसा है क्या? नहीं, ये उल्टा लिख दिया हुआ है। दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण नहीं पाया जाता है, बल्कि दक्षिणी ढलान पर उत्तरी ढलान की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जा रहा है। फिर कारण लिखा है, हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा कारण तो सही है, लेकिन अभिकथन ही गलत दिया हुआ है। तो अभिकथन गलत, कारण सही। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। ये डिस्क्रिप्शन है। पहला जो कथन है वो गलत क्यों है, उसका कारण यहाँ है। हमारा जो दक्षिणी ढलान है, वहाँ वहाँ अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश और अधिक नमी प्राप्त होती है, जिससे वहाँ सघन वन पाए जाते हैं। इसके विपरीत उत्तरी ढलान में अधिक ठंडी और शुष्क होती हैं, जिससे वहाँ वनस्पति आवरण कम मिलता है। तो ये था हमारा कारण अभिकथन गलत होने का। बाकी हमारा कारण सही है। बढ़ते हैं आगे। ऊपरी गंगा के मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है और हमें बताना है कौन सा सही है। पहला है,
यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पर लगभग 15 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने? 15। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, यह क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में काफ़ी सारे ट्यूबवेल आपको देखने को मिल जाएंगे और नहरें भी देखने को मिल जाएंगी, जो कि सिंचाई के लिए बहुत बेहतरीन साधन है। तो इस हिसाब से हमारा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो हमारा सी वाला जो है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हो जा रहा है। यह सवाल आयोग ने 2024 में पूछा हुआ है प्री के एग्ज़ाम में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। ये बेसिक्स हैं। पहला कथन जो है, क्षेत्र का विस्तार योजना आयोग द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया। अभी हमने कहा ना 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में, तो ये प्लानिंग कमीशन ने बांटा था, जिसका नाम बदलकर अब नीति आयोग हो गया है। इनमें से ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है, ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी जिले जैसे मेरठ, सहारनपुर, आगरा, बरेली, लखनऊ आदि में फैला हुआ है। फिर दूसरा कथन जो है, सिंचाई और कृषि गहनता, यह क्षेत्र नलकूपों और नहरों का एक विकसित नेटवर्क से सुसज्जित है। फिर है, यहाँ सिंचाई सुविधा का विस्तार अधिक होने के कारण सिंचाई गहनता 130% से अधिक है और कृषि गहनता लगभग 140% से 150% के बीच पाई जाती है, जो कि दोनों ही कथन मानकों के अनुसार बिल्कुल सही है। तो वही बात अभी हमने की थी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बढ़ते हैं आगे। एक तरफ स्थान दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदियों का संगम दिया हुआ है, हमें मैच करना है। पहला दिया हुआ है देवप्रयाग। देवप्रयाग आप सभी जानते हैं, अलकनंदा और भगीरथी का जहाँ मिलन होता है उसे देवप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा भगीरथी में दूसरे वाले पॉइंट में देखने को मिल रहे हैं। तो ए का सेकंड हो गया। फिर रुद्रप्रयाग, ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलन पर रुद्रप्रयाग बनता है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पर है? हमें 4 वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। तो बी का 4। सी है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडर नदी के मिलन से बनता है, जो कि हमें फर्स्ट वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। फिर है टिहरी, यह भगीरथी और भीलगंगा के भीलंगना से यहाँ जहाँ मिलन होता है उसको टिहरी बोलते हैं। तो ये डी का थर्ड हो गया। यहीं पे टिहरी बांध भी है, आपने इसका नाम सुना होगा, जानते होंगे। तो फर्स्ट का सेकंड हमें ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों जगह देखने को मिल रहा है, बाकी ये बी और सी एलिमिनेट हो जा रहा है। फिर है रुद्रप्रयाग का 4 में, जो कि केवल फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है, बाकी ये डी वाला एलिमिनेट हो गया। बाकी सी का 1 और डी का 3, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है। यह सवाल आयोग ने 2023-24 दोनों जगह सेम क्वेश्चन को पूछा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया, एकदम एटिजिट उठा के पूछ लिया। एक तरफ नदियों का संगम, दूसरी तरफ स्थान का नाम। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको ध्यान रखे रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। ये डिस्क्रिप्शन है, देवप्रयाग जहाँ अलकनंदा और भगीरथी का मिलन होता है, इसी नदी के संगम के बाद यह नदी मुख्य रूप से गंगा कहलाती है। यह फैक्ट आपको पता होगा पहले से ही। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी का नाम दिया हुआ है। पहला है साबरमती, इसकी सहायक नदी वत्रक बिल्कुल सही दिया हुआ है। फिर है कृष्णा नदी, इसकी सहायक नदी प्रवरा। देखिए प्रवरा नहीं है, प्रवरा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है, जो कि हमें सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ हमारा बी वाला ऑप्शन ही गलत हो जा रहा है। पूछा है कौन सा गलत है, तो बी वाला गलत है, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे भी देख लेते हैं। गोदावरी का, इसकी सहायक नदी सबरी है, ये बिल्कुल सही है। फिर लास्ट में है कावेरी, इसकी सहायक नदी भवानी है, ये भी एकदम सही है। यह सवाल यूपीपीएससी 2023 में पूछा है असिस्टेंट टाउन प्लानर के एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक भी समझ लेते हैं। गलत युग्म का विस्तृत विवरण। प्रवरा नदी, यह गोदावरी नदी की एक महत्वपूर्ण दाहिने तट की सहायक नदी है, न कि कृष्णा नदी की। इसका जो उद्गम स्थल है और राज्य है, यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से कलसुबाई शिखर के पास पश्चिमी घाट सह्याद्री से निकलती है और पूरी तरह महाराष्ट्र राज्य में ही बहती हुई गोदावरी में मिल जाती है।
सवाल में कहा था कृष्णा की, तो ये कृष्णा नहीं, ये गोदावरी की सहायक नदी है, प्रवरा नदी। फिर दूसरा, कृष्णा नदी, यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तुंगभद्रा, गढ़प्रथा, मालप्रभा, मुख्य रूप से कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। कोयना, भीमा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहती है। मूसी, तेलंगाना में बहती है। बाकी ये जो साबरमती नदी है, ये राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलकर गुजरात में प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। वत्रक नदी, यह राजस्थान से निकलकर गुजरात में साबरमती नदी से मिलती है, इसलिए यह साबरमती की एक प्रमुख सहायक नदी है। फिर है गोदावरी, इसकी सहायक नदी सबरी, बिल्कुल सही था। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत बोला है, ये भारत नहीं। जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में विस्तृत है, मतलब फैली हुई है। सबरी नदी ये उड़ीसा के कोरापुट जिले से निकलती है और छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से बहते हुए गोदावरी में जाकर मिल जाती है। फिर लास्ट में है कावेरी, इसकी सहायक नदी थी भवानी। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलकर तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो भवानी नदी है, ये साइलेंट वैली से निकलकर तमिलनाडु के इडूर जिले में कावेरी नदी से मिल जाती है और कावेरी की एक मुख्य सहायक नदी बन जाती है। साइलेंट वैली केरल में है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल का है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है? यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जामों में इसको पूछा जा चुका है। यह माही नदी है। माही नदी में ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है। इस क्वेश्चन को आयोग ने 2023 में पूछा है एपीएस के एग्जाम में, तो ध्यान रख के रहिएगा। बढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक देखते हैं। माही नदी, इसका जो उद्गम स्थल है, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है, मेहत झील से। इसका जो बहने का रास्ता है, यह मध्य प्रदेश से उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। यहाँ यह पहली बार कर्क रेखा को पार करती है। कर्क रेखा मतलब कि 23.5 डिग्री को। राजस्थान में यू आकार का मोड़ लेती है, यह बनाते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है और गुजरात में प्रवेश करती है। इस मोड़ के दौरान यह दूसरी बार कर्क रेखा को पार करती है। उसके बाद गुजरात से बहते हुए खंबात की खाड़ी में जा गिरती है। इसका मेन राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इन तीनों राज्यों से बहते हुए फिर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, मतलब अरब सागर में। बाकी के ऑप्शन को देखते हैं। नर्मदा नदी, इसका उद्गम स्थल था मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यह कर्क रेखा के समांतर बहती है, इसे काटती नहीं है। फिर है साबरमती, इसका उद्गम राज्य राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलकर मुख्य रूप से गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह कर्क रेखा को केवल एक बार काटती है। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि कर्क रेखा को एक बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो आप साबरमती लगाइएगा। फिर है लूनी नदी, इसका उद्गम स्थल है राजस्थान का अजमेर। इसके पास आना सागर से निकलती है और गुजरात व राजस्थान व गुजरात में बहती है। यह अंतर्देशीय नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंचती है, पहले ही खत्म हो जाती है। लूनी नदी। ये था कुछ बेसिक। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी नदी सही सुमेलित नहीं है? फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा भी एक क्वेश्चन पहले आया था। पहला है मालप्रभा, ये कृष्णा की सहायक नदी है, ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है हेमावती, ये कावेरी की सहायक नदी है, यह भी सही लिखा हुआ है। तीसरा है मंजरा, यह गोदावरी की सहायक नदी है, यह भी सही लिखा हुआ है। लास्ट में प्राणहिता, यह महानदी की सहायक नदी नहीं है, यह गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी, न कि महानदी की। तो इस हिसाब से हमारा जो डी वाला स्टेटमेंट है, ये गलत लिखा हुआ है, यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे हैं। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा है प्री के एग्जाम में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक देखते हैं। ये जो प्राणहिता नदी है,
ये किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी की है। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, न कि महानदी की। इसका जो उद्गम स्थल है यह वैनगंगा, वर्धा और पेनगंगा नदी के संगम से बनती है। फिर है, ये कौन से राज्य में बहती है? तो यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, इसके सीमावर्ती क्षेत्र में बहते हुए तेलंगाना में गोदावरी नदी से मिल जाती है। फिर है महानदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला है, जिसको सहावा श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से निकलकर मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं, बाएं तट पर है शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब, और दाएं तट पर है जोंक, उतंग, तेल। आगे देखते हैं बाकी की जो नदियां हैं। मालप्रभा ये कृष्णा की सहायक नदी है। ये कर्नाटक के बेलगावी बेलगावी जिले के कनकोबी गांव से निकलती है और कर्नाटक राज्य में ही बहते हुए कृष्णा नदी में मिल जाती है। फिर है हेमावती कावेरी। यह कर्नाटक के चिकमगलूर जिले के पश्चिम घाट के पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक के हसन व मैसूर जिले से बहती हुई कावेरी नदी में मिल जाती है। फिर है मजरा। यह गोदावरी की सहायक नदी है। ये दाहिने तट की सहायक नदी है। हो सकता है कभी तट भी पूछ सकता है, दाहिने तट की, बाएं तट की। इसका संबंध कौन से राज्य से है? यह महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटक और तेलंगाना से गुजरते हुए गोदावरी नदी में मिल जाती है, मजरा नदी। ध्यान रखे रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल दिया हुआ है। हमें इसको मिलाना है, जोड़े बनाना है। तो यमुना नदी आप सभी जानते हैं, यह यमुनोत्री से निकलती है, जो कि हमें फोर्थ वाले पॉइंट में दिख रहा है, यमुनोत्री उत्तराखंड से। फिर कृष्णा नदी, अभी कृष्णा की नदी की हमने बात की थी, यह महाराष्ट्र से निकलती है, लेकिन महाराष्ट्र यहाँ लिखा नहीं है। महाबलेश्वर से निकलती है ये, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, जो तीसरा पॉइंट में दिख रहा है। फिर है गोदावरी नदी, यह नासिक से निकलती है, नासिक हमें सेकंड पॉइंट में दिख रहा है, यह महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर है महानदी, यह सिहावा से निकलती है, सिहावा छत्तीसगढ़ से, जो कि हमें फर्स्ट पॉइंट में दिख रहा है। तो फर्स्ट का 4 ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी एलिमिनेट हो गया। फिर बी का थर्ड, ये हमें सी वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बाकी ए भी एलिमिनेट हो गया, बी भी एलिमिनेट हो गया, सी वाला निकल कर हमें आंसर बाहर आ गया। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है प्री के एग्जाम में। चलिए इसका बेसिक देख लेते हैं। ये सारा सही मिला हुआ है। यमुना नदी, इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड में, हिमालय के बंदरपूछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। हिमनद मतलब ग्लेशियर। इसका प्रवाह क्षेत्र है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है यमुना नदी। फिर है कृष्णा नदी, इसका उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। फिर है गोदावरी नदी, यह कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। फिर लास्ट में है महानदी, इसका उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में स्थित सिहावा पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। ये कहाँ से? सिहावा पहाड़ी क्षेत्र से। इसका प्रवाह क्षेत्र है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, उसके बाद फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो यह था कुछ बेसिक। बढ़ते हैं आगे। एक तरफ जलप्रपात दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित नदी का नाम दिया हुआ है, और हमें बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पहला है जोंग, जोंग जलप्रपात, यह शरावती नदी से बनती है। यह कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। दूसरा है वट्टापराई, वट्टापराई पाझियार नदी से निकलता है, यह भी बिल्कुल सही है, यह तमिलनाडु में पड़ता है। ये सब साउथ वाला नाम दिया हुआ है। फिर है धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, यह सोन नदी पर नहीं बना है, यह नर्मदा नदी पर बना है। किस पर? नर्मदा नदी पर धुआंधार बना है।
जो कि एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश। तो हमारा सी वाला ही नहीं मिला हुआ है। बाकी डी वाला देख लेते हैं। शिव समुद्रम, यह कावेरी नदी से निकलता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह भी कर्नाटक में पड़ता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन केवल नहीं सुमेलित है, बाकी सारा ही सुमेलित है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी के एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक देख लेते हैं। धुआंधार जलप्रपात, यह नर्मदा नदी पर स्थित है, न कि सोन नदी पर। इसका स्थान और राज्य क्या है? यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से भेड़ाघाट के पास स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध जलप्रपात है। यहाँ नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों के बीच से बहती हुई नीचे गिरती है, जिससे धुएं जैसा दृश्य उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया धुआंधार। फिर है जोंग जलप्रपात, हालांकि ये सही है। इसका स्थान और राज्य देख लेते हैं। ये कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है। इसे गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। फिर है वट्टापराई जलप्रपात। ये जल पाझियार नदी पर बना हुआ जलप्रपात है, ये भी सही था। इसका स्थान और राज्य क्या है? ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में कीरीपराई आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। किसके? कीरीपाई आरक्षित वन के क्षेत्र के। फिर लास्ट में था शिव समुद्रम जलप्रपात, यह भी सही सुमेलित था कावेरी नदी का। यह कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित है। भारत का पहला प्रमुख जल विद्युत संयंत्र 1902 में इसी जलप्रपात पर स्थापित किया गया था। तो ये था कुछ बेसिक। बढ़ते हैं आगे। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कौन सी है? चिल्का झील है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। चिल्का झील सही हो जा रहा है। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा है स्टाफ नर्स आयुर्वेदा के एग्जाम में। लेटेस्ट पीवाईक्यू है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चिल्का जो है ये उड़ीसा राज्य में है। इसका क्या महत्व है? ये भारत का पहला रामसर स्थल साइट 1981 में घोषित किया गया था। इसको 1981 में से रामसर स्थल घोषित किया गया था। यहाँ पर शीत ऋतु में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक देख लेते हैं बाकी ऑप्शन का। चिल्का झील, यह भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे की झील है। यह उड़ीसा में पुरी, खुर्दा और गंजम जिले में फैली हुई है। 3 जिले में फैली है। यह भारत का पहला रामसर स्थल है, जो कि 1981 में घोषित किया गया था। यहाँ शीत ऋतु में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, अभी इसकी बात हमने की है। फिर है सांबर झील, यह राजस्थान में है, जयपुर, अजमेर और नागौर जिलों की सीमा पर। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, यानी जमीन से चारों तरफ घिरी हुई झील। यहाँ पे बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। फिर है लोकटक झील, यह मणिपुर में है। यह उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, एक का नाम है फुमडी, और इसी पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ स्थित है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ स्थित है, किस पर? लोकटक झील पर। फिर है पुलिकट झील, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। 84% भाग आंध्र प्रदेश में है, बाकी का तमिलनाडु में है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लागून झील है। इस झील के पास श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जहां सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। बढ़ते हैं आगे, ये कुछ बेसिक था। एक तरफ दर्रा दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी समुद्र तल से ऊंचाई दी हुई है, हमें इसको मैच करना है। पहला है देवसा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसकी ऊंचाई लगभग 5300 मीटर है, जो कि हमें पहले वाले ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। पड़ता कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। फिर है रोहतांग, यह भी हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। लगभग इसकी ऊंचाई है 3900 मीटर के आसपास में। तो 3900 के आसपास में तीसरे वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है, यह भी हिमाचल प्रदेश में ही है। फिर है बारालाचा, इसकी ऊंचाई लगभग 4800 मीटर के आसपास में है, जो कि हमें सेकंड वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। यह भी हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। फिर है बनिहाल,
यह जम्मू कश्मीर पड़ता है, लगभग 28 से 32 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो इस हिसाब से फर्स्ट का 1 बी में है और सी में है, बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर है रोहतांग 3978 मीटर, बी का थर्ड में, जो कि हमें सी वाले ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है, बाकी बी वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो सी वाला ऑप्शन बचा, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बाकी ये बारालाचा 4850 मीटर, बनिहाल 2832 मीटर हो जा रहा है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इस सवाल को आयोग ने 2024 में पूछा हुआ है, प्री के एग्ज़ाम में, ध्यान रखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। बढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक थोड़ा देख लेते हैं। ये मिला हुआ है देवसा दर्रा, यह 5360 मीटर की ऊंचाई पर है। यह हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। फिर है रोहतांग दर्रा, यह 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, जो कुल्लू घाटी को लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। फिर है बारालाचा दर्रा, इसकी ऊंचाई 4850 मीटर है। यह हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर? जास्कर श्रेणी में, और मनाली को लेह से जोड़ने वाले राजमार्ग पर पड़ता है। लास्ट में बनिहाल है, इसकी ऊंचाई है 28 से 32 मीटर। ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। प्रसिद्ध जवाहर सुरंग इसी दर्रे के तहत बनी हुई है। ध्यान रखे रहिएगा, बनिहाल दर्रा। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है? अभी तक ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा था जिसमें सही सुमेलित नहीं पूछा था, इसमें पूछा है सही सुमेलित है। पहला है नीति, यह उत्तराखंड में स्थित है। तो बिल्कुल पहला वाला बिल्कुल सही है। पूछा है कौन सा सही है, तो पहला वाला ही सही है। ये मानसरोवर यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ता है, ये मतलब एक मार्ग ही है ये नीति। फिर है अघिल, यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं पड़ता है, यह लद्दाख में पड़ता है अघिल। फिर है माना, यह हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ता, यह उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। फिर लास्ट में दीपू, यह भी लद्दाख में नहीं पड़ता है, यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा है प्री के एग्जाम में। पहला वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आगे, कुछ बेसिक देख लेते हैं इसका। नीति दर्रा, यह उत्तराखंड में है। यह दर्रा उत्तराखंड के चमोली जिले को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर यात्रा के लिए यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मार्ग रहा है। अन्य विकल्प, अघिल दर्रा, यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पड़ता है, न कि अरुणाचल प्रदेश में। यह काराकोरम श्रेणी में लद्दाख पर स्थित एक अति उच्च पर्वतीय दर्रा है। फिर है माना दर्रा, यह उत्तराखंड में पड़ता है। यह दर्रा उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और इसे माड़ाला भी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत चीन सीमा पर स्थित दुनिया के उच्चतम वाहन योग्य मार्गों में से एक है। फिर है दीफू दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण सामरिक दर्रा है। ट्राई जंक्शन है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे, जिन्हें घाट कहा जाता है, का उत्तर से दक्षिण का क्रम सही क्रम है। पहला है थाल घाट, फिर पाल घाट, फिर भूर घाट। देखिए, जो थाल घाट है यह महाराष्ट्र में पड़ता है, और जो भूर घाट है यह भी महाराष्ट्र में पड़ता है। लेकिन ये जो पाल घाट है ये केरल में पड़ता है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। तो इस हिसाब से पाल जब भी आएगा लास्ट में आएगा। तो लास्ट में कहाँ कहाँ है? यह बी वाले में है और सी वाले में है, और सबसे ऊपर आएगा भोर घाट। भोर घाट के नीचे है थाल घाट। तो इस हिसाब से ये सी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही लग रहा है। हाँ, भोर घाट तो इसमें है ना, बी वाले में, सी वाला नहीं। सबसे ऊपर थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है आर प्री के एग्ज़ाम में, जो कि बाद में कैंसिल हो गया था। बढ़ते हैं आगे, बी वाला ऑप्शन सही है। देखिए, सबसे पहले थाल घाट है, सबसे उत्तर में महाराष्ट्र में, फिर भोर घाट है दक्षिण में, महाराष्ट्र के दक्षिण साइड में, फिर है पाल घाट, ये दक्षिण में है केरल तमिलनाडु सीमा पर।
थाल घाट के बारे में बताएं। यह महाराष्ट्र में नासिक के पास है। यह मुंबई से नासिक और आगे उत्तर पूर्व भारत को जोड़ता है। फिर है भोर घाट, यह महाराष्ट्र में है, खंडाला के पास। यह मुंबई से पुणे को जोड़ता है। फिर है पाल घाट, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। यह कोयम्बटूर से पालक्काड को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, पालक्काड जो कि केरल में पड़ता है, इसको जोड़ता है। बढ़ते हैं आगे। अभिकथन कारण वाला सवाल है। अभिकथन कह रहा है कि सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। तो बिल्कुल सर्दी के समय में मौसम ऐसा रहता है कि बारिश कम होती है, इस वजह से वह शुष्क रहता है। फिर कारण कह रहा है कि शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये कारण भी सही है कि जब वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहता है भारत, इस वजह से सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और व्याख्या भी सही लग रहा है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जा रहा है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। यह सवाल यूपीपीएससी आर ओ आर ओ प्री के एग्जाम में पूछा गया था 2023 में। बढ़ते हैं आगे। यह बेसिक है। देखिए आपको कुछ किताबों में डी का ऑप्शन सही मिल जाएगा, मतलब कि कारण को गलत मान लिया है। लेकिन कारण कहा है कि शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ये बात एकदम सही है। इस समय भारत पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का प्रभाव रहता है। ये बात ठीक है, लेकिन कुछ जगह इसको गलत माना है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखे रहिएगा। आयोग ने भी इसको गलत ही मान लिया था, लेकिन एनसीईआरटी में इसको सही माना है। तो अगर एनसीईआरटी से किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन किया होता तो आयोग ने इसको ड्रॉप जरूर कर दिया होता। हालांकि ये ड्रॉप नहीं किया गया है, मतलब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया होगा इस पर। आगे, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। स्थल भाग से आने के कारण इनमें नमी की कमी हो जाती है, जिससे यह वर्षा नहीं कर पाती और मौसम शुष्क रहता है। जब देखिए समुद्र से स्थल की ओर आएंगी तब बारिश होगा, क्योंकि समुद्र की जो नमियाँ हैं वो खींच लाती हैं अपने तरफ। और जब स्थल में पूरा पानी बरस जाएगा, उसके बाद जब हवाएं बहेंगी तब क्या होगा? अब स्थल से तो कोई पानी आएगा नहीं, तो वो शुष्क हवाएं हो जाती हैं। आगे है, जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो वहाँ से नमी ग्रहण कर लेती हैं। इसी कारण से तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। तमिलनाडु का तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। यहाँ पर ठंडी में बरसात होती है। बढ़ते हैं आगे। एक तरफ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थान और क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। पहला है आम्रवर्षा। यह किस स्थान में बोला जाता है? यह कर्नाटक में बोला जाता है। कर्नाटक हमें सी वाले मतलब थर्ड वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है, तटीय कर्नाटक क्षेत्र में। जब गर्मी में यह बरसात होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर आम बहुत तेज़ी से पकड़ने लगते हैं, तो इस वजह से इसको आम्रवर्षा नाम दे दिया गया है। फिर है फूलों वाली बौछार। यह केरल में नाम दिया गया है, जो कि हमें दूसरे वाले पॉइंट में दिख रहा है। फूलों की बौछार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब बारिश होती है तो इस समय वहाँ पर जो कॉफ़ी होता है उसका फूल बहुत तेज़ी से फूलने लगता है, फूलों की बौछार आ जाती है, इसलिए इसको फूलों वाली बौछार नाम देते हैं। यहाँ की जो स्थानीय पवन है। फिर है काली बैसाख। ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में ये काफ़ी हद तक नुकसान करती है वहाँ के स्थानीय लोगों को। काली बैसाखी जो है ये बैसाख के महीने में आती है, इसलिए इसका नाम काल बैसाखी कर दिए। काल देखिए नाम से ही लग रहा है कि नुकसान करने वाली कोई तूफान है। बैसाखी मतलब कि बैसाख के महीने में ये आती है। फिर लास्ट में लू। ये पंजाब से बिहार तक बहती है, फर्स्ट वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है, गर्मी के महीने में। इस हिसाब से फर्स्ट का थर्ड मतलब ए का थर्ड हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई बी में दिखाई दे रहा है, फिर सी में। बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद फूलों वाली बौछार केरल में, बी का सेकंड, सी में भी है और बी में भी है। ऑप्शन बड़ा अच्छा दिया है। फिर है काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में,
सी का 4 हमें केवल बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी वाला भी एलिमिनेट हो जा रहा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा निकल कर सामने आ जा रहा है, बी वाला सही हो जा रहा है। यह सवाल आयोग ने 2024 में प्री के एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ सही सुमेलित है बी वाला। कुछ बेसिक देख लेते हैं। आम्रवर्षा ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते होते केरल के तटीय कर्नाटक में यह पूर्व मानसून वर्षा होती है। इसे स्थानीय भाषा में आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता करती है। फिर है फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल एवं समीपवर्ती काफी उत्पादन क्षेत्रों में काफी के फूल खिलने लगते हैं, इसलिए इसको फूलों वाली बौछार कहते हैं। फिर है काल बैसाखी। वैशाख के महीने में पश्चिम बंगाल और असम में चलने वाली ये भयंकर और विनाशकारी स्थानीय तूफान है। असम में इसे बारडोली छीटा भी कहा जाता है। बारडोली छीटा असम में कहते हैं और उसी को काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में कहते हैं। फिर है लू। यह उत्तर भारत के मैदान में पंजाब से लेकर बिहार तक दोपहर के समय चलने वाली अत्यंत शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवने हैं। लू। बढ़ते हैं आगे। अभिकथन कारण वाला सवाल है। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तो बिल्कुल पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही लिखा हुआ है। तमिलनाडु तट जो है वह शुष्क रहता है। कारण है तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। यह कारण एकदम सही है। अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हमारा ए वाला सही हो जा रहा है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। यह सवाल यूपीपीएससी प्री 2023 का सवाल है। बढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक देख लेते हैं। अभिकथन कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। जून से सितंबर के दौरान जब पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, तब तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र, जिसको कोरोमंडल तट कहते हैं, ज़्यादातर भाग शुष्क रहता है। कारण कहाँ है? तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा में के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टिछाया क्षेत्र में स्थित है। तो ये बात भी सही है। तमिलनाडु तट के शुष्क रहने के मुख्य रूप से दो भौगोलिक कारण हैं। यह तट बंगाल के खाड़ी की मानसून पवन शाखा के समांतर पड़ता है, जिससे ये हवाएं बिना टकराए सीधे निकल जाती हैं। पश्चिमी घाट, इसके कारण अरब सागर की मानसूनी पवन है इसके पूर्वी ढाल तक नहीं पहुंच पाती और तमिलनाडु तट वृष्टिछाया क्षेत्र में आ जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय वर्षा न होने के दोनों भौगोलिक कारण आर में सटीक बताए गए हैं, इसलिए ये जो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, कारण भी सही है। तमिलनाडु तट पर मुख्य रूप से शीत ऋतु में लौटते मानसून से वर्षा होती है, ठंडी में वर्षा होती है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने इस पर बात किया था। बढ़ते हैं आगे। फिर से अभिकथन कारण वाला सवाल है। अभिकथन कह रहा है लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। तो ये बिल्कुल सही है, दूसरे सबसे बड़े मृदा को दर्शाती है लाल मृदा। तो पहला वाला कौन सा? ये तो दूसरा लिखा है ना। पहला वाला है जलोढ़ मृदा और दूसरा वाला है लाल और पीला मृदा। इसमें लाल नाम दिया है, दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह। तो ये स्टेटमेंट सही है। कारण कह रहा है कि लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण, पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। यह बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इस वजह से लाल मृदा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह बन जाएगा? नहीं, दोनों बातें सही हैं लेकिन कारण गलत है। मतलब कि ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारा बी वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यह सवाल यूपीपीएससी प्री 2024 का सवाल है। आयोग ने 2024 में पूछा है प्री के एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे, बेसिक देख लेते हैं। लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है।
भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह जलोढ़ मृदा है, अभी हमने बात की थी इस पे, ये लगभग 40% फैला हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह लाल एवं पीला मृदा है, जो कि लगभग 18.5% फैला हुआ है। कारण में कहा है लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण, पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। ये बात भी बिल्कुल सही है। दक्कन का पठार जहाँ काली मृदा पाई जाती है, उसके पूर्व, दक्षिण और उत्तर के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यहाँ पर लाल मृदा पाई जाती है। और देखिए लास्ट में लिखा है, क्षेत्रफल के मामले में इसके दूसरे स्थान पर होने का कारण इसकी उत्पत्ति और जलवायु परिस्थितियाँ हैं, न कि काली मृदा का घेरना है। तो इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, लेकिन कारण नहीं सही है ना? बढ़ते हैं आगे। फिर से अभिकथन कारण वाला सवाल है। लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक व्यापक प्रसार के कारण होता है। कारण कह रहा है, उनमें आमतौर पर नत्रजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, लेकिन कारण पे आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। कारण में संशय है। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी का मिट्टी के लाल रंग या फिर लोहे के फैलने से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। तो इसलिए संबंध तो नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट अपनी-अपनी जगह पर सही हैं। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है ना? तो इस हिसाब से डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है आर के एग्ज़ाम में। बढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक भी देख लेते हैं। अभिकथन में कहा है, लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उनके व्यापक प्रसार के कारण होता है। ये बात एकदम सही है। क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक प्रसार के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। फिर कारण में कहा है, उनमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह बात भी सही है। अधिकांश भारतीय मिट्टी की तरह लाल मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। व्याख्या क्यों नहीं सही है? मिट्टी के पोषण स्तर को दर्शाता है, मतलब रासायनिक घटकों को दर्शाता है। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी का मिट्टी के लाल रंग होने या लोहे के प्रसार से कोई संबंध नहीं है, इसलिए कारण नहीं सही है, लेकिन स्टेटमेंट अपनी-अपनी जगह पर सही है। बढ़ते हैं आगे। मिट्टी का निच्छालय संबंधित है। निच्छालन मतलब लैंचिंग होता है, ये लैचिंग। देखिए, जब ज़्यादा बरसात हो जाती है, ज़्यादा गर्मी वाले क्षेत्र में, तब पानी क्या करता है, मिट्टी से जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे चूना होता है, सिलिका होती है, इसको बहा ले जाता है। इसी चीज़ को निच्छालय बोलते हैं। जब भारी वर्षा हो जाती है, इसके कारण चूना और सिलिका का निच्छालन तो हो जाता है, और फिर मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है, इस परत में केवल आयरन, एल्युमिनियम के यौगिक ही बचे रह जाते हैं। इसी कारण लैटेराइट मिट्टी में उर्वरता कम होती है और ये मकान बनाने वाली ईंटों की तरह सख्त हो जाती है। तो इसका संबंध किससे है? लैटेराइट मिट्टी से। तो लैटेराइट हमें बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। यह सवाल आयोग ने 2023 में पूछा है एपीएस के एग्ज़ाम में। बढ़ते हैं आगे। ये बेसिक है। निच्छालन क्या होता है? निच्छालन जब अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में भारी बारिश होती है, तो पानी मिट्टी में मौजूद घुलनशील पोषक तत्वों जैसे चूना और सिलिका को बहाकर मिट्टी की निचली परत में ले जाता है। इस प्रक्रिया को निच्छालन कहते हैं। लैटेराइट मिट्टी और निच्छालन में क्या संबंध है? लैटेराइट मिट्टी का निर्माण ही अत्यधिक निच्छालन की प्रक्रिया द्वारा होता है। भारी वर्षा के कारण चूना और सिलिका का निच्छालन हो जाता है तथा मिट्टी की ऊपरी परत में केवल लोहा, एल्युमिनियम के यौगिक ही बचे रह जाते हैं। इसी कारण लैटेराइट मिट्टी में उर्वरता कम होती है। यह मकान बनाने वाली ईंटों की तरह सख्त हो जाती है। अभी इसकी बात हमने करी थी। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों में से लैटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है?
फिर से लैटराइट मिट्टी के बारे में। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो बिल्कुल अभी हमने इसकी बात की थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ का तापमान उच्च रहता है, वहाँ पर लैटराइट मिट्टी बनती है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। तो कमी नहीं पाई जाती है, यही तो पाया जाता है इसके अंदर, और क्या पाया जाता है। तो इस हिसाब से दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा गलत लिखा हुआ है, पहला वाला सही लिखा हुआ है। तो यहाँ केवल डी, केवल एक जो कि डी वाले ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, डी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। यह सवाल आयोग ने 2023 में प्री के एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। डी केवल एक। अभी इसकी बात हमने की है। लैटराइट मिट्टी का निर्माण उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले उन क्षेत्रों में होता है जहाँ उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा होती है। इसके कारण तीव्र निक्षालन की प्रक्रिया होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी नहीं पाई जाती है, इसकी भारी मात्रा होती है। भारी वर्षा के कारण चूना और सिल्का पानी में बह जाते हैं, जबकि लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक ही मिट्टी में शेष बचे रह जाते हैं। अर्थात इनकी प्रचुरता या फिर अधिकता होती है, न कि कमी होती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना और ह्यूमस की कमी होती है। लैटराइट शब्द जो है, यह लैटिन भाषा का शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईट। लौह ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। यह मिट्टी काजू, चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे।